गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर 5 यानी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो चैप्टर 5 का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा था कि अर्थ में लाइफ प्रेजेंट होती है। तो हम इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ में लाइफ प्रेजेंट होती है उसमें किस टाइप की लाइफ वहाँ प्रेजेंट होती है और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि इस एनसीईआरटी में लिखा है कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास लाइफ है जीने के लिए। और ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेन एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ में ह्यूमन बींग्स कैसे सर्वाइव करते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा है, पानी है, ज़मीन है, इसीलिए। और बेसिकली अब इसमें लिखा है जो द सरफेस of the earth is a complex zone in which three main component of the environment जो कि मीट करते हैं, ओवरलैप भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि इन्वायरमेंट मीट भी करता है, ओवरलैप भी करता है एक दूसरे के लिए और इंटरेक्ट भी करता है एक दूसरे में। इसके बाद लाइन लिखी है जो कि लिखा है कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जिसमें हम रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर वो चीज़ है, वो एक मेजर डोमेन है अर्थ का जिसमें हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। बेसिकली एक सॉलिड पोर्शन होता है ये। इसके बाद गैशियस लेयर, इसमें लिखा था गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इन द इज द एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। जैसे कि एटमॉस्फेयर, जैसे लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक वैसे ही एटमॉस्फेयर मतलब कि वातावरण, यानी कि वहाँ की हवाएं कैसी, यानी गैसियस लेयर कैसी होंगी वहाँ की। मतलब ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और किस तरीके से वो काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड मेजर डोमेन जो कि है हाइड्रोस्फेयर। अब इस हाइड्रोस्फेयर की डेफिनेशन क्या है कि वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर से नाम से पता चल रहा है कि ओशन और वाटर्स को कवर करता है। तो बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जितना भी वाटर कवर होता है बिग एरिया में उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और द हाइड्रोस्फेयर compresses water in all its form, that is आइस भी होगी इसमें, वाटर भी होगा और वाटर वेपर भी होगा। तो बेसिकली ये तीन कंपोनेंट भी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब इसके बाद हमारा फिर बाद वाला एक और डोमेन आता है जिसको हम कहते हैं द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? एक तरीके का नैरो जोन है वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अभी तक हमने लैंड का अलग से पढ़ा कि लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। अब हम इन सबको अगर इंटरेक्ट करवाते हैं, अभी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था ना, मीट कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन सबको इंटरेक्ट कराएं, मीट कराएं, ओवरलैपिंग कराएं, तो मिलके ये सब एक नैरो जोन बनाता है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे सब रहते हैं। अब जैसे कि लिथोस्फीयर है, उसमें क्या होगा, जिस जो भी लैंड वाला जमीन का एरिया है वो हो गया हमारा लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा, जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या जितने भी अदर गैसेस हैं, वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर का पार्ट कौन सा है? जितने भी वाटर का पार्ट है, जैसे ओशन हो गया, आइस कैप हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, रिवर्स हो गई, तो ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। बायोस्फीयर क्या है? यही सब लैंड, वाटर, एयर, ह्यूमन बींग सबको मिला के हम जो भी इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं या मीट करते हैं, इन सबका उनको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो अब हम एक एक करके सारे मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा डोमेन है लिथोस्फीयर। तो चलिए लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिथोस्फीयर जैसे कि इसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि लाइन की जो सॉलिड पोर्शन होता है जिसमें हम रहते हैं वही लिथोस्फीयर होता है। तो इसमें भी यही लिखा है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, कि ये सॉलिड पोर्शन होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इट comprises द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली वही जो मैंने अभी आपको बताया, लिथोस्फेयर मतलब कि जितनी भी लैंड होगा उसको ये उसके अंदर ये लिथोस्फेयर होगा। मतलब कि लिथोस्फेयर जो है एक तरीके लैंड को ही टारगेट करता है। अब लैंड में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट ही तो लैंड है पूरा।
और उसके बाद उसमें सॉइल्स होती हैं। तो ये सब बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट और सॉइल्स जितनी भी हैं वो लिथोस्फीयर का एक पार्ट है। अब बेसिकली जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के दो मेन डिवीजन आ जाते हैं अर्थ सरफेस में। देयर आर टू मेन डिविजन्स। अब लार्ज लैंड मास को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। और ह्यूज वाटर बॉडीज को क्या कहेंगे? ओशन बेसिन। यानी कि दो टाइप्स के लिथोस्फीयर होते हैं, एक कॉन्टिनेंट लैंड मास होगा और एक होगा ओशन बेसिन। यानी कि जो कॉन्टिनेंट जिसमें हम रहते हैं, जैसे एशिया हो गया, ये एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ओशन बेसिन जैसे कि वाटर बॉडीज कह लो आप, पैसिफिक ओशन या कोई भी टाइप का ओशन कह लो, इंडियन ओशन, वो एक ओशन बेसिन का पार्ट हो गया। तो वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन वो एक ओशन बेसिन का पार्ट है। तो बेसिकली अभी हम फिगर 5.1 में भी देखेंगे कि कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन क्या है। और इसके बाद इसमें लिखा है द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। अब जब भी हम लोग एलिवेशन ऑफ लैंड मेजरमेंट करते हैं तो हम सी लेवल से देखते हैं, जो कि हम लेते हैं 0। लिखा भी है, देखो, द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। कहते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में आप सफर करते हो तो वहां पे भी जब ब्रिजेस आते हैं तो उसमें लिखा होता है सी लेवल के किस लेवल पे है। तो जो सी लेवल होता है वो क्या होता है? यही तो होता है कि एलिवेशन ऑफ द लैंड। तो वो लैंड का एलिवेशन देखता है फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन है 0। जो हम 0 से देखते हैं कि कितना ऊपर है, तो जितने मीटर दिखता है मतलब कि वो सी लेवल से इतना ऊपर है, वो एलिवेशन है इतना। अब जैसे कि आपको ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, फिगर 5.1 है। अब इसमें अगर हम ढंग से देखें तो जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे, तो ये एक कॉन्टिनेंट हो गया। साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट है। एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये एक तरह का कॉन्टिनेंट है। तो ये लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर हुआ। अब वैसे ही अगर आप देखें, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और ये इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, है ना, आर्टिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया। तो ये सब क्या है? ये एक ओशन बेसिन है, लेकिन ये भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया होगा, लिथोस्फीयर समझ में आया होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। और लिथोस्फीयर के कितने डोमेन्स होते हैं? उसके बेसिकली दो ही डोमेन होते हैं कि एक कॉन्टिनेंट, वो दो डिवीजन में डिवाइडेड है। पहला कॉन्टिनेंट जो कि कॉन्टिनेंटल मास में आते हैं, और दूसरा हमारा ये वॉट ओशन बेसिन, जितने भी ओशन या आइस कैप, ये सब हम कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो हम आगे देखेंगे तो द हाईएस्ट माउंटेन की बात की कि जो हाईएस्ट माउंटेन है लिथोस्फीयर में अभी तक वो पाया गया है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर्स अबव है सी लेवल से। और ग्रेटेस्ट डेप्थ पाई गई है जो कि है मैरिना ट्रेंच इन दी पैसिफिक ओशन। और इसके आगे की बात करते हैं कॉन्टिनेंट से। अभी तक हमने कॉन्टिनेंट देखा लिथोस्फीयर में, अब हम कॉन्टिनेंट देखते हैं। तो बेसिकली कॉन्टिनेंट there are seven major continents and these are separated by the large water bodies। अब बेसिकली जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, जो भी हमने भी डायग्राम में देखा था वही सब हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हो गए। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे एशिया, एशिया के बारे में हम पढ़ेंगे तो एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है वो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और इट कवर अबाउट 1/3। तो ये पॉइंट याद है कि जो एशिया है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ को कवर करता है। और द कॉन्टिनेंट जो कि हमारा एशिया है वो कहाँ पाया जाता है? इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमने पढ़ा था ना कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस साइड पाया जाएगा हमारा एशिया।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया जो है सेपरेट करता है यूरोप को बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो बेसिकली जो यूराल माउंटेन है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कभी कभी सवाल ये बन के आता है कि जो यूराल कि एशिया और यूरोप को के कौन मतलब डिवाइड करता है या सेपरेट करता है, तो वो करते हैं यूराल माउंटेन्स। तो एक मिनट, जैसे आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, तो इस मैप में देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है यूराल माउंटेन का। तो आप देख सकते हैं जो रशिया है, वेस्ट ऑफ द रशिया का पार्ट में यूराल माउंटेन पड़ता है, बाउंड्री ऑफ रशिया में। और ये पूरा पार्ट हमारा ईस्ट साइड जो है वो एशिया का पार्ट है। और वेस्ट साइड आप देखेंगे यूराल माउंटेन का, वो बेसिकली आपको दिखेगा ये हमारा यूरोप का पार्ट है। तो इस तरीके से जो यूराल माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स डिवाइड करते हैं ये हमारा एशिया को यूरोप से। आगे बढ़ते हैं तो यूरोप के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो यूरोप के बारे में देखते हैं, कोई एशिया से बहुत छोटा, स्मॉल इन साइज है। और जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्ट ऑफ द एशिया पाया जाता है। मतलब कि अगर एशिया यहाँ पे है, तो इसके वेस्ट में यानी कि इस साइड पाया जाता है वेस्ट, तो यहाँ पे हो गया हमारा यूरल माउंटेन। तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा यूरोप। और जो आर्टिक सर्कल है वो पास होता है यहीं से, पास थ्रू इट। तो ये हमें पता होना चाहिए, बस बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन की, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, और कितने बड़े हैं। सिंपल जैसे एशिया है, हमें पता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 पार्ट कवर करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, उसकी लोकेशन ये रही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है यहाँ से। तो कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है, एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से। तो पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारा एशिया से पास होता है बेसिकली। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो यूरल माउंटेन्स हैं वो एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं। और इसके बाद एक और लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप का और एशिया का, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। इसके बाद यूरोप की बात आएगी, तो यूरोप क्या है, यूरोप एशिया से भी छोटा है और वो एशिया की वेस्ट में पाया जाता है। और जो आर्टिक सर्कल है वो इससे पास होता है। और इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। यहाँ पे अटलांटिक ओशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी और ओशन यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि यूरोप को डिवाइड करते हैं। और इसके बाद अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। तो एशिया सबसे बड़ा है, इसके बाद अफ्रीका है। ठीक, तो अब हम अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका कहाँ है? द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब इक्वेटर ही हो गया, रन्स ऑलमोस्ट थ्रू दी मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली इक्वेटर अगर यहाँ है तो यहाँ पे हमारा अफ्रीका है। तो अभी तक हमने ऐसे पढ़ लिया कि एशिया हो गया, एशिया यूरल माउंटेन यहाँ पे हो गया वेस्ट ऑफ एशिया में, और वेस्ट ऑफ एशिया में हमारा यूरोप आता है। और फिर यूरोप के थोड़ा नीचे आप करेंगे, या फिर आप कह लो इक्वेटर को आप मिडिल में रखेंगे, तो उसकी जो एरिया बचेगी उस एरिया में हमारा अफ्रीका है। इसके बाद जो लार्ज पार्ट हमारा अफ्रीका का है वो होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि जो अफ्रीका का पार्ट है सबसे ज़्यादा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो कभी कभी हम लोग यस कर देते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लार्ज पार्ट अफ्रीका का है वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी, इक्वेटर से भी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी। अफ्रीका में आप देखेंगे तो इक्वेटर भी आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आएगा। एक अफ्रीका ही एक ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट है। और सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो भी यहीं पाया जाता है, लोकेटेड इन दी अफ्रीका। जो कॉन्टिनेंट है उस बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। इसके बाद वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल नदी जो है वो यहीं पे फ्लो होती है। ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब तो हमने भी डिस्कस कर ही लिए कि जितने भी हमारे ये पैरेलल ऑफ एल्टीट्यूड्स होते हैं वो हमारे अफ्रीका से ही पास होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? इज द थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि पहला हमारा एशिया है, फिर हमारा अफ्रीका है, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका है। तो ये इस टाइप की हमें ये स्टेटमेंट, या फिर आप कह लो कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है फिर कौन सा है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा है हमारा एशिया, फिर है हमारा ये हमारा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका इज दी थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड।
ये साउथ अमेरिका से भी कनेक्टेड होता है बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये पता होना चाहिए इस्थमस के बारे में कि इस्थमस क्या है। इस्थमस इस तरीके का एक नैरो स्ट्रिप बनती है जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, जैसे कि अभी नॉर्थ अमेरिका है, तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक, वैसे ही ये साउथ अमेरिका हो गया। तो इन दोनों के बीच का पॉइंट जो होता है वो इस्थमस कहलाता है। इसके बाद कॉन्टिनेंट जो लाया करता है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यही है वो। ठीक, इसके बाद बात करते हैं साउथ अमेरिका। देखो, साउथ अमेरिका बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पाया जाता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इसके बाद जो एंडीज है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वो यहीं से पाई जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में एंडीज पाई जाती है, एंडीज जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो अमेजोन है, वो भी नॉर्थ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो कि लाई होता है कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो सबको ही पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही नीचे है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, बेसिकली साउदर्न में भी नहीं कह सकते हम लोग, इस तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउदर्न में तो है लेकिन ये ईस्ट साइड में है, क्योंकि हमारा एशिया यहाँ है, एशिया की हमेशा इस साइड ही है, साउथ ईस्ट में। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर में हम लार्जली तो कह सकते हैं मोटा मोटा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, एग्जैक्टली हम बोले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया है। और इट इज सराउंडेड ऑल साइड बाय द ओशन एंड द सी। सही बात है कि हर जगह यहाँ सी है और बीच में एक ऑस्ट्रेलिया है बस। तो इस तरीके इसको हम इसीलिए आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से मतलब सराउंडेड है। फिर आता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक हमारा कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि साउथ पोल जो है लाई ऑलमोस्ट ऑल सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और इट इज लोकेटेड इन दी साउथ पोलर रीजन। और ये परमानेंटली, ये बात है इंपॉर्टेंट, क्या ये परमानेंटली कवर होता है विथ थिक आइस शीट, और देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। कोई यहाँ पे परमानेंटली नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब यहाँ पे हवाएं भी ठंडी है, और इसके बाद यहाँ पे थिक आइस शीट्स है, मतलब कि आइस ग्लेशियर ही ग्लेशियर यहाँ पाया जाता है। तो इतनी ठंड में ह्यूमन सर्वाइवल हो नहीं पाता। हमने बहुत पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो अर्थ है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में भी नहीं रह पाएगा और कम टेम्परेचर में भी इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो कम टेम्परेचर है ना वो इस एरिया में ही पाया जाता है, अंटार्कटिका में, पूरा आइस ग्लेशियर से भरा पड़ा है। इसीलिए जो मैनी कंट्रीज हैं उन लोगों ने यहाँ पे रिसर्च स्टेशन खोल दिए अंटार्कटिका में, ताकि हम लोग आइस ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ सकें। और इंडिया ने भी दो रिसर्च सेंटर्स खोले थे, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये हमें पता होना चाहिए कि मैत्री नाम और दक्षिण गंगोत्री ये दूसरा नाम, जो कि दो रिसर्च सेंटर हैं इंडिया के अंटार्कटिका में फॉर रिसर्च एक्टिविटी। अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर के लिए। अभी तक हमने पढ़ लिया है, ये लिथोस्फीयर पढ़ लिया, फिर अभी हमने ये एटमॉस्फेयर ये सब देखा। ठीक, अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने लिथोस्फीयर देखा, अब हम बात करते हैं मेनली हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा ही था कि हाइड्रोस्फीयर किसके लिए होता है। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली वाटर, ओशन, जितने भी वाटर बॉडीज पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, उनसे इंटरेक्शंस, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट के नाम से, जनरली जो सेवन लगभग 71 लिखा है, लेकिन आप मान के चलो कि 70% जो पानी, जो अर्थ है वो पानी से भरा है, और 30% जो है वो लैंड है बस। तो इसलिए हाइड्रोस्फीयर जो है कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, आइस में भी, वाटर फॉर्म में, वाटर वेपर मतलब लिक्विड गैस, सब में, सारे स्टेट्स में ये फाउंड होता है। इसके बाद रनिंग वाटर इन द ओशन एंड रिवर्स एंड लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में, ये सब इसके अंदर आता है हाइड्रोस्फीयर में। मतलब कि जो आइस ग्लेशियर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर, लेक में जो सॉइल में भी वाटर है, इसके बाद जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। मतलब कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी रिवर्स भी हो गई, वो भी इसमें हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। बेसिकली जो 97% ऑफ द अर्थ वाटर है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ओशन में, और बहुत सॉल्टी होता है ह्यूमन यूज़ के लिए, इसलिए ह्यूमन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता ओशन का पानी। इसलिए अ लार्ज पोर्शन
प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट या फिर ग्लेशियर या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्मॉल परसेंटेज में एज अ फ्रेश वाटर ह्यूमन के लिए होता है। अब हम करते हैं बात ओशंस की। तो ओशंस क्या है, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। अभी हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोस्फीयर में जो अर्थ में वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ओशन में है। तो ओशंस क्या है, ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर और दे आर इंटरकनेक्टेड, हमने देखा। पैसिफिक ओशन, नीचे नीचे आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जो ओशन वाटर्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड। और थ्री चीव्स मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर्स क्या कौन कौन से, वेव्स, टाइड और ओशन करंट। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, टाइड्स और ओशन करंट्स का इफेक्ट क्या होता है। और फाइव मेजर जो ओशन हैं वो कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है और आर्टिक ओशन है। अब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। तो पैसिफिक ओशन की हम बात करेंगे तो पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट ओशन, ये हमें पता होना चाहिए, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। और इट इज स्प्रेड ओवर वन थर्ड, जैसे कि अर्थ फैली हुई थी वन थर्ड में, वैसे ही ये हमारा फैला हुआ है वन थर्ड में, मतलब कि तीन में से एक पानी हमारा जो है वो पैसिफिक ओशन का है। और जो मरीना ट्रेंच हमने पढ़ा था, डीपेस्ट ट्रेंच, मरीना ट्रेंच होता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है पैसिफिक ओशन में, जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो कि लाइज इन द पैसिफिक ओशन। और जो पैसिफिक ओशन है इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जनरली ये सर्कुलर ऐसे शेप में पाया जाता है। तो इसकी शेप भी हमें पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, मरीना ट्रेंच इसकी डीपेस्ट पार्ट है, सर्कुलर इन शेप है। और इसके बाद अगर हम और देखते हैं आगे, तो ये था हमारा पैसिफिक ओशन। अब हम देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। तो इसके भी जैसे हमने अभी ऊपर तक देखे थे ना कि किसका कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, तो इसका भी हम पता होना चाहिए कि जैसे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक ओशन आएगा, फिर इंडियन ओशन आएगा, फिर आर्टिक आएगा। तो हमें इस तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट्स में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताओ कि कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है। तो हम अटलांटिक ओशन की बात कर रहे थे। अटलांटिक ओशन हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है इन दी वर्ल्ड। और ये एक एस शेप्ड का है, जैसे कि हमारा पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप में था। तो आप कभी ना देखेंगे अच्छे से अटलांटिक ओशन, तो ये एक ऐसे बना हुआ है, एस शेप इस टाइप का, मतलब प्रॉपर एस शेप का नहीं बना हुआ है थोड़ा, लेकिन वो एट द एंड एस शेप का ही है। जैसे कि यहाँ से इक्वेटर की लाइन जा रही है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये जो एस शेप ऐसे बन के आती है इसकी, इस टाइप से। तो यहाँ पे नॉर्थ, जो वेस्टर्न साइड है हमारी, वेस्टर्न साइड इस साइड, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका पाया जाता है। और यूरोप और अफ्रीका जो है वो ईस्टर्न साइड में है। और जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो हाईली इंडेंटेड है। और इसके बाद ये बहुत ही इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन है जो प्रोवाइड करती है आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हार्बर्स, पोर्ट, शिपिंग पोर्ट्स ये हमारे इस साइड ही बने होते हैं हमेशा। और इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन इज दी ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री। तो ये बात याद रखने वाली बात है, फैक्चुअल नॉलेज है एक तरीके से, कि मतलब एक ऐसा ओशन का नाम जिसको कंट्री के नाम पे ही रखा गया है, वो है इंडियन ओशन। दैट इज इंडिया के नाम पे ही रखा गया है इसको, इंडियन ओशन के नाम। ठीक, द शेप ऑफ द ओशन जो है ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर शेप का है। आप कभी मैप में खोलना, मैप में देखना आप, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मैप खोलेंगे, मैप में आप देखना कि इंडियन ओशन जो है ये ट्राइंगुलर शेप में डिज़ाइन होगा। ठीक है, ये एस शेप में बना होगा, फिर एक सर्कुलर शेप में होगा, तो आपको पता चलेगा किस टाइप से ये डिज़ाइन बन रखे हैं। फिर आप देखेंगे इंडियन ओशन के नॉर्थ में तो ये एशिया से बाउंडेड है, मतलब कि हमारा इसे ही कनेक्टेड है, ये तो इंडिया से, इंडिया क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगुलर ऐसा बन रखा है इंडियन ओशन, तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पे इंडिया है, तो ऐसे ये एशिया का पार्ट आ गया। ठीक है, और वेस्ट में जाएंगे तो अफ्रीका, यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे ये अफ्रीका है। ठीक, और इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, सही बात है, यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया ये सब है। और यहाँ पे हमारा मेन कॉन्टिनेंट क्या आता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ में हमारा एशिया इंडिया हो गया, और हमारा वेस्ट में अफ्रीका हो गया।
अब बात करेंगे साउदर्न ओशन की। जो साउदर्न ओशन है वो इनसर्कुलर कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका और एक्सटेंड होता है टू नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। तो ये बेसिकली अंटार्कटिका का पार्ट होता है साउदर्न ओशन। तो जितना भी अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है उसके एरिया का ओशन को हम कहेंगे अंटार्कटिका ओशन या फिर साउदर्न ओशन। फिर आर्टिक ओशन की बात करते हैं। तो आर्टिक ओशन क्या है, वो नॉर्थ पोल में पाया जाता है बेसिकली, जो रशिया की साइड है। तो रशिया मेनली इससे बहुत कनेक्टेड होता है विद द पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है, और बेसिकली ये रशिया से भी कनेक्टेड है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है, तो इसलिए पैसिफिक ओशन हो गया। और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का पार्ट आता है, तो यूरोप का ही पार्ट आता है और एशिया में जो है वो रशिया का पार्ट आता है, तो इसीलिए ये कनेक्टेड है। फिर आता है एटमॉस्फेयर का पार्ट। एटमॉस्फेयर में क्या है कि जो अर्थ है सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये एक थिन ब्लैंकेट होती है बेसिकली, जो हम देख भी नहीं सकते। और थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। और ये प्रोवाइड करता है विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, यूवी रेज, इस टाइप का। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ये कहाँ तक पाया जाता है। ये 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है, और ये एटमॉस्फेयर जो है डिवाइड होता है इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर या फिर अदर प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो देखिए, जैसे कि लेयर्स कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। अब धीरे धीरे हम सबके ये लेयर्स की बात करेंगे। जैसे कि दो एटमॉस्फेयर है, वो कंपोज करता है मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि 99% बनते हैं। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट। आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे आपको नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर बाकी गैसेस मिलेंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है, ब्रीथ करने का काम करता है हमारी लाइफ के लिए, कि ह्यूमन बींग्स को हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक। और जो नाइट्रोजन होता है हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही माइन्यूट से अमाउंट में, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है ये बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। ये एब्जॉर्व करता है हीट रेडिएटेड जो भी अर्थ में रेडिएट की जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि प्लांट को गर्म रखने में हेल्प करता है, और इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो डेंसिटी है अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो वेरी करती है विद हाइट, यानी कि आप इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, यानी कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे, माउंटेन की ओर जाएंगे, डेंसिटी कम होती जाएगी। वह इसीलिए तो क्लाइंबर्स को जो है वो प्रॉब्लम होती है ऊपर, जब वो जाते हैं माउंटेन करने, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को वो कैरी करते हैं। क्यों इसीलिए करते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है वहाँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसमें से उनको ब्रीथ करने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर, जो कि पूरा एक लाइफ को दर्शाता है। तो लाइफ को कैसे दर्शाएगा, जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन है, कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, और इट इज़ द जोन दैट लाइफ इज़ यूनिक इन दिस प्लैनेट। तो ये देखो, आप जैसे ही देख सकते हो एग्जांपल से, कि ये जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, तो ये सारी हवाओं के बारे में बता रहा है। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोस्फेयर हो गया, यानी कि रिवर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब बायोस्फीयर देखें तो बायोस्फीयर क्या हो गया, ये पूरा बायोस्फीयर हो गया, कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब आ रहा है। तो ये बायोस्फीयर हो गया, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, मीट कर रखे हैं। अब जैसे आप इसमें ही देख लो, इतने डायग्राम में, इतने डायग्राम का भी एक पार्ट जो है ना, ये बायोस्फीयर का ही है। कैसे, ये लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया, इतना हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया। अब इनके में इतने से जो एरिया है, इस एरिया में कुछ हवाएं होंगी, यहाँ का वातावरण होगा, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये भी एक बायोस्फीयर का पार्ट है। तो आइए और बायोस्फीयर के बारे में देखते हैं। जितनी भी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर और सर्वाइवल, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है इन द बायोस्फीयर, वो बेसिकली डिवाइड किए गए इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और ये 3 डोमेन्स जो हैं अर्थ के, ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से। हम बेसिकली ये इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाता है, लेकिन हमें एनसीईआरटी में दिया है तो हमें इतना समझ में आना चाहिए, और ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं। जैसे कि कट करना फॉरेस्ट को फुलफिल करता है हमारी नीड्स को लकड़ियों के लिए, और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर हमारी हेल्प करता है। हम इसमें खाना पीना, मतलब खाना पीना कह रहा हूँ, बेसिकली हम इसमें मतलब कोई क्रॉप उगा सकते हैं,
और ये लीड करता है फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप को। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और मेजर डोमेन्स आपको समझ में आए होंगे। अब फटाफट से हम इसमें टिक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं। तो बेसिकली पहला सवाल है द माउंटेन रेंज जो सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। हमने पढ़ा था, नहीं समझ में आया तो तब भी आप डायग्राम बना सकते हो। कैसे कि वेस्ट साइड है हमारा एशिया, एशिया फॉर वेस्ट ऑफ एशिया में है यूरोप, उसको काटता है यूरल माउंटेन। नीचे आता है हमारा अफ्रीका और साउथ ईस्ट में आता है हमारा ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, ये यूरोप हो गया, ये हमारा हो गया साउथ अफ्रीका और यहाँ हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। तो अब इसमें सवाल क्या है कि यूरोप को काटता है एशिया से। तो एंडीज ये तो हमने पढ़ा था कि ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साइड है, तो होंगे नहीं। हिमालयाज ये तो एशिया एशिया में आते हैं, तो ये नहीं होंगे। तो बचा क्या, यूरल्स। यूरल्स माउंटेन मैंने आपको दिखाए भी थे, जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते हैं। और द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो लिंक करता है साउथ अमेरिका को, कैनाल नहीं, स्ट्रेट नहीं, इस्थमस। हमने पढ़ा था ना, इस्थमस ऑफ पैनामा। तो ये बेसिकली जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इस पार्ट को कनेक्ट करता है, ये इस्थमस है। फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट, हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है, और कम क्या मिलता है आपको, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, ये सब मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें भी किसकी मात्रा है, नाइट्रोजन की। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो किसकी है, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर आती है आर्गन, आर्गन आएगा, फिर आर्गन के बाद आएगा हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पॉइंट हमें याद रखने वाली बात है। फिर इसके बाद आता है द डोमेन ऑफ अर्थ जो कंसिस्ट करता है सॉलिड रॉक्स को, अभी हमने पढ़ा था। अभी देखो, एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण, यानी कि गैस बताएगा कि कितनी गैसेस कहाँ पे हैं, तो ये तो नहीं है। हाइड्रोस्फेयर तो हमने वाटर के लिए पढ़ा था, तो ये नहीं होगा। लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। लिथोस्फेयर बेसिकली लैंड, रॉक्स, इन सब के बारे में बताएगा। अगर ये पूछ लिया कि सॉइल्स का, लैंड का, माउंटेन्स का या रॉक्स का, तो इसका आंसर होगा लिथोस्फेयर। फिर विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग याद होना चाहिए क्या, कि सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद आएगा हमारा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आएगा हमारा ये नॉर्थ अमेरिका। तो हमें ये सब याद होना चाहिए। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू।